लोकप्रिय नेता, जो 4 बार इस सदन के सदस्य भी रहे, 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे, शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, अचानक हमें छोड़कर चले गए। नंद कुमार सिंह चौहान जी अब इस दुनिया में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, कुशल संगठक थे, सफल प्रशासक थे और परंपरानुसार श्रद्धांजलि हम औपचारिक सूचना के बाद देते हैं, इसलिए वो तो हम उस समय देंगे। लेकिन व्यथित मन से मुझे लगा कि सदन को ये जानकारी आज होनी चाहिए। उनका पार्थिव शरीर पहले आज भोपाल आ रहा है और वहां चूंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, 6 बार प्रदेश के महामंत्री रहे वो, तो उनके पार्थिव शरीर को हम पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए ले जाएंगे और उसके बाद खंडवा ले जाकर फिर उनके गांव में बुरहानपुर जिले में उनका अंतिम संस्कार कल होगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि हम में से अनेक सदस्य, मैं स्वयं भी उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने जाना चाहते हैं और इसलिए अगर कल सदन की कार्रवाई स्थगित रहे और हम लोग वहां जा पाएं और उनको अंतिम दर्शन कर पाएं और श्रद्धा सुमन दे पाएं, इसकी मेरी प्रार्थना है। औपचारिक श्रद्धांजलि तो हम बाद में यहां देंगे। मुख्यमंत्री जी का जो सुझाव है, हम पूरी तरह सहमत हैं। मेरे साथ भी नंद कुमार चौहान जी लोकसभा में काफ़ी समय रहे और मुझे तो कभी उनसे चर्चा करके ऐसे लगता था कि इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति ये राजनीति में इन्होंने प्रवेश कैसे किया और राजनीति में ये जीवित कैसे रह सकते हैं कि बड़े सरल स्वभाव से पूरा सदन, लोकसभा का सदन, ये एहसास करता था। तो मैं माननीय मुख्य श्रद्धांजलि तो हम कल देंगे, पर मुख्यमंत्री जी का जो आपसे निवेदन है, मैं भी ये निवेदन दोहराना चाहता हूँ। अब वर्ष 2021, 2022 के आय व्यय का उपस्थापन श्री जगदीश देवड़ा जी, वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदन को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। प्रदेश सरकार के बजट को सदन में प्रस्तुत करने के मिले इस सुअवसर के लिए मैं मंदसौर में विराजित भगवान पशुपतिनाथ के श्री चरणों का स्मरण करता हूं। कामना करता हूं कि यह बजट रूपी वृक्ष कल्प वृक्ष का रूप लेकर प्रदेश की उन्नति का माध्यम बने। मैं प्रदेश की जनता को नमन करता हूं, जिनका सहयोग व विश्वास हमें संबल, ऊर्जा व उत्साह प्रदान करता है। हमारी सरकार के बजट प्रस्ताव में प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने, जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, जनसाधारण की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। योजनाओं व कार्यक्रमों को धरातल पर आकार देने बजट भाषण से पूरा तथा श्रेष्ठ जनशक्ति तैयार करने की व्यवस्था व प्रतिबद्धता समाहित है। हमारी सरकार सौदेश्यपूर्ण सामाजिक समरसता व समग्र विकास की व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश की जनता के जीवन में समृद्धि लाने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार को मार्च 2020 में पुनः राज्य की जनता की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय हमें एक और विरासत में खाली खजाना मिला और दूसरी ओर कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा की चुनौती हमारे सामने खड़ी थी। इस आपदा से देश व प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां कम हुई तथा राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन चुनौतियों के बीच हमने दृढ़ता, परिश्रम एवं आशावादिता के साथ कार्य करते हुए कोविड महामारी को नियंत्रित किया एवं अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनेक कदम उठाए।
कोविड के रूप में आए अनदेखे अनजाने संकट ने संपूर्ण दुनिया को हतप्रभ कर दिया था। जनजीवन व शासन प्रशासन तंत्र किंग कर्तव्य मुड़ हो गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी द्वारा तत्परता से निर्णय लिए गए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभालने के साथ ही कोविड महामारी की आपदा में प्रदेश के हर वर्ग, चाहे वे कृषक हों, व्यवसायी हों, श्रमिक हों, गरीब हों, सभी के जीवन यापन में हुई कठिनाइयों को कम करने की दिशा में अनेक कार्य किए। प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद जरूरतमंद वर्ग की सहायता के लिए राशि की कमी आड़े नहीं आने दी गई। उदाहरण के तौर पर किसानों के लिए फसल बीमा राशि का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ, खरीफ 2020 की फसलों के नुकसान पर राहत, 0% ब्याज पर ऋण, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों एवं अन्य फसलों का उपार्जन, बिजली कनेक्शन में अनुदान, अनुसूचित जाति जनजाति के छोटे कृषकों को निःशुल्क बिजली आदि योजनाओं में रुपये 86,000 करोड़ से अधिक का हित लाभ उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त समाज के अन्य वर्गों को भी अनेक योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया, जैसे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का अग्रिम भुगतान, प्रवासी श्रमिकों का आवागमन प्रबंध, प्रवासी मजदूर सहायता योजना, मजदूरों का मनरेगा में पंजीयन तथा रोजगार प्रदान करना, बिजली के बिलों में राहत, स्व सहायता समूह को 4% ब्याज पर ऋण, स्कूल छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त का भुगतान, तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि भुगतान, बेगा, सहारिया एवं भारिया महिलाओं को आहार अनुदान। उक्त योजनाओं में कुल लगभग रुपये 32,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार इस अवधि में लगभग रुपये 1,18,000 करोड़ के हित लाभ विभिन्न योजनाओं में प्रदान किए गए। कोविड महामारी का विपरीत प्रभाव आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ जन स्वास्थ्य, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ा है। हमारी सरकार ने प्रदेश में विकसित स्वास्थ्य तंत्र व सक्षम प्रशासनिक तंत्र के मनोबल व आत्मविश्वास को बनाए रखा। विकट महामारी के नियंत्रण व उपचार के चुनौती एवं जोखिमपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन में हमारे संपूर्ण तंत्र ने अपनी श्रेष्ठ सेवाएं समर्पित की है। मैं इस सदन के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश इसमें अपना समुचित योगदान देगा। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि कोविड की चुनौती के उपरांत भी हमारी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों तथा नीतियों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 10 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंचने का विश्वास है। यह एक नया कीर्तिमान रहेगा। हमारी सरकार का मानना है कि बजट मात्र आय व्यय का दस्तावेज नहीं है। यह सरकार की सोच, नियत, निष्ठा, परिश्रम, समर्पण, इच्छा शक्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास की व्याकुलता का प्रतिबिंब है। साथ ही यह जनता की आकांक्षाओं एवं सपनों को स्वरूप देता है। अतः हमारी सरकार ने नवाचार कर प्रदेश के बजट को तैयार करने में आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए तथा बजट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को संबल देने तथा राज्यों के कर एवं गैर कर राजस्व में कमी की स्थिति पर विचार कर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा 3 आत्मनिर्भर पैकेज की स्वीकृति दी गई। अन्य कदमों के अतिरिक्त इन पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1% की अतिरिक्त ऋण सीमा प्रदान की गई। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि जिन राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय प्रक्रिया का सरलीकरण, नगरीय क्षेत्र सुविधाओं में सुधार तथा ऊर्जा क्षेत्र में निर्धारित सुधार किए जाते हैं, उन्हें प्रत्येक सुधार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.25% अतिरिक्त ऋण प्राप्त होगा। इस प्रकार इन 4 सुधारों को पूर्ण करने पर राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1% की अतिरिक्त ऋण सीमा प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों के लिए 660 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं ऊर्जा विभाग द्वारा त्वरित रूप से आवश्यक कदम उठाते हुए अपेक्षित सुधार किए गए, जिसके फलस्वरूप हमारी सरकार ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.90% अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति प्राप्त की है। हर्ष का विषय है कि दिसंबर 2020 तक मध्य प्रदेश के अलावा केवल एक राज्य ने 3 या 3 से अधिक सुधार पूर्ण किए। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश को पूंजीगत कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष केंद्रीय सहायता में पुनः 660 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस प्रकार विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए मध्य प्रदेश ने कुल रुपये 1320 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्राप्त की है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए लगभग 19,353 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन का प्रावधान किया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना की है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय विभागीय मंत्रीगणों ने वेबिनार के माध्यम से देश व प्रदेश के नीति निर्धारकों, वरिष्ठ प्रशासकों व प्रदेशवासियों से विचार विमर्श कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ताना बाना 4 स्तंभों के इर्द गिर्द बुना गया है। ये स्तंभ हैं भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार तथा सुशासन। इन सभी क्षेत्रों में समय सीमा में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को आउटकम, आउटपुट गतिविधियों एवं उप गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल का निर्माण किया गया। इस प्रकार प्रदेश सरकार का समय, संसाधन, सेवाएं सभी अर्जुन के लिए आंख की भांति एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित है, वह है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। चारों स्तंभों में पृथक पृथक नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। इन मिशनों को प्रभावी रूप से समय सीमा में क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। भौतिक अधोसंरचना मिशन निर्माण। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधोसंरचना का तेज गति से विकास आवश्यक है। अधोसंरचना विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव होगा। हमारी सरकार ने अधोसंरचना क्षेत्र में विकास के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सड़कें विकास की गति को पहिए देती है। इस वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्ताव में लगभग 2441 किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य तथा 65 नवीन पुल सम्मिलित हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करना एवं यातायात को सुगम बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु आगामी 3 वर्षों में 1 लाख TVU 10 व्हीकल यूनिट से अधिक यातायात वाले समस्त रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का लक्ष्य है। इन बजट प्रस्तावों में 105 रेलवे ओवरब्रिज सम्मिलित हैं। सड़कों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने के लिए चयनित सड़कों को ऑपरेशन, मेंटेनेंस एवं ट्रांसफर पद्धति के अंतर्गत लाया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा चंबल अंचल के विकास को द्रुत गति देने के लिए अटल प्रोग्रेस वे बनाए जाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाले नर्मदा एक्सप्रेस वे के निर्माण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इन महापथों के दोनों ओर नवीन औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों के प्रारंभ होने से इन अंचलों के नागरिकों को स्थानीय रूप से रोजगार व व्यवसाय के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। लोक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान 6,866 करोड़ का है, जिसे 475 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 7,341 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हम सिंचाई के क्षेत्रफल को निरंतर बढ़ाते हुए आगामी वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर तक किए जाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं। उपलब्ध जल का अधिकाधिक उपयोग हेतु माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया जा रहा है। शासन के प्रयासों एवं कुशल प्रबंधन से प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बजट प्रस्ताव में 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित है। जल संसाधन विभाग के लिए
वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान रुपये 6,064 करोड़ का है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 6,436 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नर्मदा न्यायाधिकरण के अवार्ड अंतर्गत प्रदेश को आवंटित जल का इष्टतम उपयोग वर्ष 2024 तक किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इस महती कार्य हेतु विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को वित्तीय रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 300 करोड़ अंश पूंजी के रूप में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान 2,413 करोड़ का है, जिसे 1,267 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 के लिए 3,680 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जल क्रांति। ग्रामीण महिलाओं को घरेलू उपयोग के जल की व्यवस्था के लिए प्रायः लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। इसमें उनका समय व श्रम व्यर्थ होता है। जिस प्रकार हमारी सरकार ने पूर्व कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम में बिजली उपलब्ध कराई, उसी प्रकार अब हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। हमें एहसास है कि यह कार्य जटिल है, परंतु मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों में नल से जल आपूर्ति की व्यवस्था कर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ लागत की लगभग 9,800 एकल ग्राम नल जल योजनाएं तथा 6,128 करोड़ लागत की 4,428 ग्रामों के लिए 11 समूह नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं से वर्ष 2020-21 में लगभग 26 लाख तथा वर्ष 2021-22 में लगभग 33 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाओं के विस्तार के लिए जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में कुल 1,364 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। अब इसे 337% बढ़ाया जाकर 5,962 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि छोटी ग्रामीण बसाहटों में सोलर पंप के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाए। इस व्यवस्था से पंचायतों का विद्युत व्यय भार कम होगा। अक्टूबर 2020 से हमने स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अब तक 15,700 से अधिक शालाओं में 8,300 से अधिक आंगनवाड़ियों में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा पूर्व कार्यकाल में किए गए प्रयासों से अब प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता 21,361 मेगावाट हो चुकी है। दिनांक 31 दिसंबर 2020 को इतिहास में सर्वाधिक 15,425 मेगावाट की शीर्ष मांग की पूर्ति की गई। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं तथा उप पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण, स्मार्ट मीटर, बंद खराब मीटर को बदला जाना, कृषि प्रधान वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण, वितरण ट्रांसफार्मरों के फेल होने की दर को कम करना आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 5,728 करोड़ का निवेश का कार्यक्रम तैयार किया गया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना में पूर्ण क्षमता से उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इस उत्पादित ऊर्जा का उपयोग दिल्ली मेट्रो के संचालन में भी हो रहा है। नीमच, शाजापुर, आगर, छतरपुर एवं मुरैना जिलों में 4,500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट की विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पूंजीगत कार्यों के लिए वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान का 14,265 करोड़ बढ़ाया जाकर
वर्ष 2021-22 में 44,152 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिशन बोधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा की प्रथम सीढ़ी है एवं जीवन मूल्यों की आधारशिला है। आज की आवश्यकता कि हमारे विद्यालयों में सर्व सुविधा युक्त अधोसंरचना हो तथा पर्याप्त एवं दक्ष शिक्षक हो। 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल सभी विद्यार्थी अर्जित कर सकें। इस हेतु स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रयोगशाला विद्यालयों में अपेक्षित है। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कला, संगीत, खेलकूद आदि व्यवस्थाएं उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालयों से दूर निवासरत विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसी अवधारणा से हमारी सरकार सीएम राइज योजना संचालित करेगी। इस योजना के अंतर्गत 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर की परिधि में ऐसा एक विद्यालय उपलब्ध होगा। सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष 2021-22 में 1,500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021-22 में लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एवं रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स योजना अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना में राज्य स्तर पर असेसमेंट सेल की स्थापना, स्कूल नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक प्रबंध एवं स्कूल टू वर्क के कार्यक्रम जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं, आरंभ किए जाएंगे। इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु भारत के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर में स्त्रोत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण विद्यालयों का 100% विद्युतीकरण आगामी 3 वर्षों में मिशन मोड में पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर की पूर्ति आगामी 3 वर्षों में करने का लक्ष्य है। विद्यालयों के संधारण, विद्युतीकरण एवं फर्नीचर पदाय के लिए वर्ष 2021-22 में 319 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जनजाति वर्ग की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। इस हेतु कन्या साक्षरता योजना, आदिवासी बालिका विज्ञान योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, सैनिक स्कूल में प्रवेश, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग आदि योजनाएं संचालित है। 33 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में सुसज्जित कंप्यूटर लैब तैयार किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो सके। 24 कन्या परिसरों एवं 4 गुरुकुलम आवासीय विद्यालयों का एकलव्य विद्यालयों में अपग्रेड किया जाकर CBSE बोर्ड से संबद्ध की जाएगी। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ हेतु विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब तक 9,88,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा सुलभ करने के उद्देश्य से उनके घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। आगामी सत्र में विकास खंड आठनेर जिला बैतूल, पाली जिला उमरिया, बिरसा जिला बालाघाट, झाबुआ जिला झाबुआ, धर्मपुरी जिला धार में पायलट योजना को लागू किया जाएगा। ऐसे जिले जिनमें बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति समूह निवासरत हैं, उनकी 38 आश्रमशालाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 65 आवासीय कन्या शिक्षा परिसरों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 22 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष 43 भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। जनजाति वर्ग के लिए 15 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन, 8 क्रीड़ा परिसर, 4 गुरुकुलम विद्यालय, 20 संयुक्त छात्रावास भवन, 202 अन्य छात्रावास भवन तथा 118 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अब तक लगभग आधे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।
विशेष पिछड़ी जनजाति के 250 सीट्स के 3 संयुक्त कन्या एवं बालक छात्रावास भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इस वर्ग के लिए 50 सामुदायिक भवन एवं 5 कौशल विकास केंद्र का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। अनुसूचित जाति कल्याण, प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। अनुसूचित जाति वर्ग की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवाओं की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग, ज्ञानोदय विद्यालय आदि योजनाएं निरंतर संचालित कर रही है। ज्ञानोदय विद्यालयों को सीबीएसई मापदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, प्रदेश के पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाएं संचालित है, जैसे राज्य प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रशिक्षण, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार एवं रोजगार प्रशिक्षण। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण, प्रदेश में 51 जातियां विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के रूप में घोषित है। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं इनके आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास, अधोसंरचना निर्माण आदि से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर रखा गया है। उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तामूलक एवं रोजगार उन्मुखी बनाना हमारी सरकार का उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वोकेशनल और निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारा यह लक्ष्य है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को नेक मूल्यांकन में श्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त हो सके। शासकीय महाविद्यालयों की अधोसंरचना के उन्नयन हेतु वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान को 2 गुना कर 2021-22 में 879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु उज्जैन में क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र कार्य कर रहा है एवं जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र स्थापित किया जाएगा। शिक्षा एवं संबद्ध क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में 40,958 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को दिए जाने के संबंध में भारत सरकार की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। खेलो इंडिया अंतर्गत भोपाल में शूटिंग व रोइंग तथा ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 18 खेलों के लिए खेल अकादमियां संचालित है। हमारी अकादमियों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। टोक्यो में आयोजित होने जा रहे ओलंपिक गेम्स में के लिए हमारी शूटिंग खेल अकादमी से 2 खिलाड़ियों ने भारत को ओलंपिक में कोटा दिलाया है। इसके अतिरिक्त राज्य की खेल अकादमियों के 25 खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफायर कैंप में शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश से कुपोषण को मिटाने और हर किशोरी बालिका, माता और शिशु के लिए पोषण तंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। कुपोषण के निदान के लिए राज्य पोषण नीति तैयार की जा रही है। सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं सतत निगरानी हेतु आम जन की भागीदारी में पोषण सरकार की अवधारणा को क्रियान्वित किया जा रहा है। कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता के रूप में पोषण मटका कार्यक्रम में खाद्य सहयोग की अपील की गई है। समृद्ध परिवारों से सहयोग लेकर पोषण मटका के माध्यम से 178 टन खाद्य सामग्री जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि का संग्रहण कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवार को प्रदान किया गया है। सभी ग्राम नगरीय क्षेत्रों में विशेषकर कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु पोषण वाटिका की स्थापना की जा रही है। अब तक 65,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। हमारी सरकार ने समस्त आंगनवाड़ियों के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। वर्ष 2021-22 में 1000 भवनों का निर्माण प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। इस अवधारणा के अनुरूप प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।
कोविड महामारी को नियंत्रित करने में हमारा प्रदेश अग्रणी रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्वसनीय गुणवत्ता तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार मिशन निरामय लागू करेगी। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ परामर्श हेतु हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड-19 वैक्सीन, हमारी सरकार ने कोविड टीकाकरण के कार्य को मिशन के रूप में लिया है। प्रदेश में भारत सरकार से कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन की लगातार आपूर्ति हो रही है। प्रथम चरण में माह जनवरी 2021 से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया जा चुका है। द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का निःशुल्क टीकाकरण माह फरवरी 2021 में प्रारंभ किया जा चुका है। तृतीय चरण का कार्य 1 मार्च 2021 से प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में योग्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की जा रही है। इंदौर, भोपाल एवं रीवा चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2020-21 में 165 एमबीबीएस सीट की वृद्धि हुई। वर्तमान में उपलब्ध 2035 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाकर वर्ष 2022-23 तक 3250 किया जाएगा। 6 नर्सिंग महाविद्यालयों में 390 बीएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 810 किया जाएगा तथा 50 एमएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया जाएगा। वर्ष 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 चिकित्सा महाविद्यालय थे। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सागर महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। तदुपरांत कुल 7 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए एवं 1 निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 9 नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर एवं सिवनी खोले जाने प्रस्तावित है। शीघ्र ही प्रदेश में 23 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कार्यशील होंगे। इसके अतिरिक्त 9 अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित हैं। एक अकेला महेश्वरी छोड़ा है। 7 प्रस्ताव विजयलक्ष्मी साधो ने चिकित्सा शिक्षा की चयनित विधाओं जैसे 6 ले लिए, सिर्फ महेश्वरी को ड्रॉप कर दिया पल्मोनरी सर। मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियक मेडिसिन एवं कार्डियक सर्जरी आदि में रीवा, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी विधाओं की स्थापना की जा चुकी है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, आर्थोपेडिक्स एवं ऑप्थेल्मोलॉजी जैसी विधाओं में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का कार्य इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल में प्रक्रियाधीन है। जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तथा ग्वालियर में टर्सरी कैंसर केयर शीघ्र कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कैंसर के उपचार हेतु 3 चिकित्सा महाविद्यालयों क्रमशः भोपाल, इंदौर, रीवा में लिनेक उपकरणों की पीपीपी मोड पर स्थापना की जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं ग्वालियर में क्षमता विस्तार कर क्रमशः 1498 एवं 1000 बिस्तरी चिकित्सालय का कार्य पूर्णता की ओर है। शिवपुरी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में विशिष्ट चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 316 करोड़ की योजना का कार्य प्रगतिरत है। गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केंद्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। संस्कृति एवं अध्यात्म, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने तथा संवारने पर विशेष ध्यान है। वर्ष 2021-22 में संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं उनमें नियुक्त पुजारियों एवं सेवादारों के मानदेय की योजनाओं को निरंतर रखा गया है। राम पथगमन अंचल के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई प्रचलन में है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः संचालित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार मिशन अर्थ, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि सरकारी नीतियों का सृजन तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, रोजगार के नए अवसर निर्मित हो और प्रत्येक नागरिक प्रदेश के विकास में भागीदार बने। कृषि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने तथा कृषकों को उचित मूल्य दिलाए जाने पर सरकार का विशेष ध्यान है।
सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश के किसानों के अथक प्रयासों से प्रदेश को गेहूं एवं दलहन उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मैं अपने किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, जिसमें किसानों को वर्ष में 6,000 प्राप्त हो रहे। मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को अब तक यह योजना में 8,000 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को टॉप अप करते हुए प्रदेश में किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसानों को वर्ष में कुल 4,000 प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोनों योजनाओं को मिलाकर हमारी सरकार किसानों को वर्ष में रुपये 10,000 प्रदान करेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 400 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि कार्यों हेतु सुलभता से सस्ती ब्याज दर पर 25 लाख किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि आधारित उद्यमियों के लिए ऋण व ब्याज भुगतान की अवधि में वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी निर्माण में सहायता हुई है। हमारी सरकार द्वारा पूर्व से ही सहकारी बैंकों से कृषकों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में इस योजना के बजट अनुमान को 4 गुना से अधिक कर वर्ष 21-22 में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना अनुसार कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास हेतु विशेष प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। फलदार वृक्षों एवं औषधि पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रमाणित बीज पैकिंग पर होलोग्राम लगाना अनिवार्य करना, छोटे अनाजों के लिए मूल्य संवर्धन के लिए विशेष योजना क्रियान्वित करना इत्यादि कार्य किए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। मध्यकालीन व दीर्घकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र को स्थापित करना, GIS एवं रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का उपयोग करना, रेज्ड बेड प्लांटर एवं रिज फरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेज्ड पद्धति का विस्तार, 3,000 एग्री क्लिनिक एवं एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने आदि का कार्य किए जाने का लक्षित है। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत पश्चात 2018-19 की लंबित फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान किया, जिसके फलस्वरूप लगभग 18,38,000 किसानों को 3,262 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त हुई। खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 23,59,500 किसानों को 5,418 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। इस तरह हमारी सरकार द्वारा इस कार्यकाल में अब तक लगभग 43 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि प्रदेश के अन्नदाताओं ने कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया। हमारे प्रदेश ने इस वर्ष देश में सर्वाधिक उपार्जन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हमने लगभग 15,81,000 किसानों से 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया। हमने प्रदेश के किसानों को 24,833 करोड़ का समय से भुगतान किया। हमने लगभग 5,86,000 किसानों से 37,26,446 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया तथा 6,935 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त लगभग 3 लाख किसानों को चना, सरसों, मसूर खरीदी के लिए लगभग 3,959 करोड़ का भुगतान किया गया। किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश की लगभग 4500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कराया जा रहा है, जिससे सदस्यों को सुगमता से आवश्यक बैंकिंग सेवाएं एवं समितियों द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इससे सहकारी साख संस्थाओं की कार्यप्रणाली वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समान सक्षम हो सकेगी। इस योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण एवं टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर कार्य किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना, चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल सब्जियों की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कार्य भी किए जाएंगे। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी। पशुपालकों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हेतु प्रदेश के बैंकों द्वारा लगभग 76,000 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ज्ञान पोर्टल तैयार किया गया है। भोपाल में स्थापित इनविट्रो फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। सार्टेज सेक्स सीमन प्रयोगशाला से गोवंश के नर पशुओं की संख्या नियंत्रित करने में सहायता होगी। पशुपालकों के लिए घर पहुंच चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से दूध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन का नया ट्रेड प्रारंभ किया गया है, जिससे डेयरी विकास में गति मिलेगी। गोवंश के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से निराश्रित गोवंश के उचित व्यवस्थापन के लिए प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाएं स्थापित की जा रही है। इस वर्ष भी 2300 से अधिक गौशालाएं मनरेगा से स्वीकृत की गई है। गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके, इस उद्देश्य से गो कास्ट सालेज मशीन, पंचगव्य उत्पादन निर्माण हेतु उपकरण, वर्मी पीट गमला बनाने की मशीन आदि प्रदाय की जा रही है। जिला आगर मालवा की तहसील सुसनेर ग्राम सालरिया में गो अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 गोवंश का संरक्षण हो रहा है। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रदेश में उपलब्ध 4,33,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से लगभग 99% क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्योत्पादन तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 में 35,353 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन भारत सरकार की औद्योगिक नीति मेक इन इंडिया के अंतर्गत उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को बढ़ाकर 25% किया जाना लक्षित है। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य में एक और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे रोजगार निर्माण में गति मिले। दूसरी ओर बड़े उद्योगों के प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा को विस्तारित करते हुए क्रमशः रुपये 5 करोड़, रुपये 50 करोड़ एवं 250 करोड़ तक के टर्नओवर की इकाइयों को इस श्रेणी में लाया गया है। इन इकाइयों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से ऑटोमेटिक ऋण, अधीनस्थ ऋण एवं मुद्रा ऋण की सुविधाएं प्रदान की गई है। उद्योग निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए किए गए पूंजीगत निवेश पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि के लिए वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 680 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 1,437 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक विशिष्ट उत्पादन चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में क्रियान्वित है। स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं के कौशल विकास हेतु स्टार्टअप के लिए
इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस हेतु 112 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर विशिष्ट गतिविधियों के लिए औद्योगिक क्लस्टर चिन्हित कर विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि प्रदान करने के लिए भूमि पुलिंग नीति के तहत अधिग्रहण किया जाना प्रारंभ किया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिकरण तथा उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर्ष का विषय है कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में चौथी रैंक अर्जित की है। स्टार्टअप यूर बिजनेस इन 30 डेज हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों से आवश्यक सम्मतियां एवं अनुमतियां 30 दिवस के अंदर प्रदान की जाएगी। अटल प्रोग्रेस वे के मार्ग में औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदा एक्सप्रेस वे से जुड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। विमानन प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमानन सेवा उपलब्ध कराने तथा पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत निजी वैमानिक संस्थाओं द्वारा प्रदेश के शहरों से देश के अन्य शहरों के लिए विमानन सेवाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश की शासकीय हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एरो स्पोर्ट्स तथा अन्य उड्डयन गतिविधियों को संचालित करने तथा एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर अकादमी आदि सुविधाएं विकसित करने की योजना उड्डयन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु रीवा, दतिया, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना एवं सिवनी हवाई पट्टियां निर्धारित शुल्क पर उपयोग करने की अनुमतियां प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का चहुमुखी विकास कर विश्व के मानचित्र में मध्य प्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव उपलब्ध कराने हेतु होम स्टे एवं ग्राम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से सप्ताहांत पर्यटन एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजनों तथा निजी निवेश के पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए कार्य किया जा रहा है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्रवाई प्रचलन में है। जटाशंकर जिला छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस भावना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन इकाइयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हो को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है। दैनिक उपयोग के अनेक उत्पादों को सम्मिलित करते हुए विंध्या वैली ब्रांड को विस्तारित किया गया है। प्रदेश में हाथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर एवं परंपरागत ग्रामोद्योग के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं ग्रामोद्योग के ब्रांड कबीरा एवं विंध्या वैली को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी ने शहरी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को गंभीर क्षति पहुंचाई है। भारत सरकार ने ऐसे विक्रेताओं की सहायता हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि प्रारंभ की है। इस योजना में 10,000 के बैंक ऋण पर 7% ब्याज भुगतान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने निर्णय लिया है कि 7% के ऊपर शेष ब्याज भुगतान जो हितग्राही द्वारा किया जाना अपेक्षित है का भुगतान हितग्राही के बजाय राज्य सरकार करेगी।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेता व्यवसायों की सहायता हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसाय उत्थान योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा देय संपूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में अब तक लगभग 2,69,000 शहरी पथ विक्रेताओं तथा 1,31,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हम देश में प्रथम 3 राज्यों में हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष प्रदेश के आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण 240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की स्टाइव योजना अंतर्गत प्रदेश की 20 शासकीय आईटीआई का चयन हुआ है। प्रदेश की 10 संभाग स्तर की आईटीआई को मेगा आईटीआई के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर अधोसंरचनात्मक सुधार किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से नवीन रेत नीति के अंतर्गत ई टेंडर प्रक्रिया से खदान आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था संचालित की जा रही है। रेत खदानों के संचालन से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,400 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होना अनुमानित है। हमारी सरकार ने गौण खनिज नियमों में संशोधन कर 31 गौण खनिजों के लिए निजी भूमि पर भूमि स्वामी अथवा उसके सहमति धारक को अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्खनन पट्टा आवेदन के आधार पर स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की अधोसंरचना उपलब्ध कराना तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न कर ग्रामीण आमदनी को बढ़ावा हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के 500 एवं आदिवासी क्षेत्र के 250 से अधिक आबादी की बसाहटों जो सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है नहीं है को 12 डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाना लक्षित है। उल्लेखनीय है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता एवं लंबाई की दृष्टि से देश में प्रदेश अग्रणी है। इस योजना में वर्ष 2020-21 में लगभग 2092 किलोमीटर सड़क एवं 208 बृहद पुलों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में लगभग 5,200 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। सामान्य क्षेत्र में 500 से कम एवं आदिवासी क्षेत्र के 250 से कम आबादी के ग्रामों की 12 एकल संपर्कता की उपलब्धता के उद्देश्य से प्रारंभ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण किया जा रहा है। इस वर्ष 1,000 किलोमीटर से अधिक ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण पूर्ण कराया जा रहा है। योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में लगभग 800 किलोमीटर सड़क डामरीकरण एवं 250 किलोमीटर दोहरी संपर्कता के नवीन मार्गों के निर्माण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 3,80,000 परिवारों को 33,000 महिला स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। जहां वर्ष 2019-20 में समूहों को बैंक से मात्र 297 करोड़ का वित्त पोषण किया गया, वहीं वर्ष 2021 में अब तक लगभग 4 गुना बढ़ाकर 1,165 करोड़ का वित्त पोषण किया जा चुका है। 66,592 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के सभी ग्रामों को ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्य कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 18
18,000 आवास निर्मित किए जा चुके हैं तथा 6 लाख आवास निर्माणाधीन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के में वर्ष 2019-20 में 8 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया था। वर्ष 2020-21 में श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत 37 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया। इस वर्ष 59,12,000 जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा 31 करोड़ 44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया तथा मजदूरी एवं सामग्री मद में कुल रुपये 7,800 करोड़ से अधिक भुगतान किया गया। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्र में विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। नगरीय निकायों को वर्ष 2020-21 में दी जा रही चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि को 560 करोड़ बढ़ाया जाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए 1,500 करोड़, अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यों के लिए 1,000 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास हेतु 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए वर्ष 2021-22 में 262 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इंदौर एवं भोपाल ने बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान कर स्वच्छता के क्षेत्र में क्रमशः भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर एवं सर्वश्रेष्ठ संवहन स्वच्छ राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है। अन्य नगरों द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रदेश की समेकित रैंकिंग में सुधार आया। हमारी सरकार प्रदेश के नगरों में एडीपी विश्व बैंक, KfW यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों अनुसार यातायात, पेयजल एवं सीवरेज जैसी अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध हेतु वित्त मंत्री जी, भोपाल का मास्टर अनेक प्लान नवाचार लगभग किए complete हैं, है। उस पे कहीं कोई शब्द नहीं है आपका। मास्टर जैसे प्लान भोपाल का। भूमिहीन परिवारों ये को लोन जब भी मिलेंगे ये जब मास्टर आवास प्लान हेतु, अप्रूव होगा। नगरीय निकायों को मिश्रित भू उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध कराना, नगरीय निकायों से समन्वय कर हितग्राहियों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराना तथा गरीब निर्माण श्रमिकों को 1 लाख तक के अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करना। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें नवाचार तकनीक से आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जनवरी 2021 को किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी सिटी स्मार्ट रैंकिंग में हाल में भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान तथा प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में बिगड़े वनों का एक बड़ा क्षेत्रफल है, जिसमें सुधार होने से न केवल वनवासियों की आय बढ़ेगी बल्कि हमारा हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। बिगड़े वनों के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु लगभग 5,000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अगले 3 वर्षों में सक्रिय किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सूक्ष्म वन प्रबंधन योजना तैयार की जाकर विदोहन के कार्य में हुए लाभ को इन समितियों से साझा किया जाएगा। प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय आबादी की आय का एक प्रमुख जरिया महुआ, चिरौंजी जैसे लघु वनोपज है। संग्रहण कार्य में सीमित आय होती है। स्थानीय समाज को लघु वनोपज का बेहतर मूल्य मिले, इस हेतु उन्हें प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वन्य प्राणी पर्यटन का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के 4 नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा में बफर में सफर तथा नाइट सफारी की सुविधा प्रारंभ की गई है। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम जनता को नागरिक सेवाएं संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं सहजता से समय सीमा में प्राप्त हो जाए, यही सुशासन है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ध्येय हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य देश का प्रथम राज्य है
जहां नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं प्रदाय करने की कानूनी गारंटी दी गई है। इस हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसील स्तर पर कुल 426 लोक सेवा केंद्र पीपीपी मॉडल पर संचालित हैं। अधिनियम के अंतर्गत 550 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी है। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 258 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। अब तक 7 करोड़ 27 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन कर मान्य अनुमोदन डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया गया है। अब चिन्हित सेवाएं प्राप्त करने संबंधी आवेदन यदि तय समय सीमा में निराकृत न हो तो नागरिकों को पोर्टल से स्वतः ऐसी सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे। माह दिसंबर 2020 में 181 सीएम जनसेवा योजना का शुभारंभ किया गया। अब कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी एवं नक्शा मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीक के बेहतर उपयोग से प्रदेश में नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एकत्व कार्यक्रम के अंतर्गत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे शासकीय सेवाओं के प्रदाय में बार बार नागरिकों से दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2021 के शासकीय कैलेंडर एवं डायरी को डिजिटल रूप से जारी किया गया। ई ऑफिस के माध्यम से कोविड की परिस्थितियों में शासकीय कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सदन में डिजिटल पद्धति से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे संबोधन के पश्चात यह बजट एमपी शासकीय डायरी ऐप में भी उपलब्ध हो जाएगा। ये सभी प्रयास पेपरलेस सरकार की अवधारणा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त नागरिक सेवाओं को एकीकृत कर एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के लिए भय मुक्त वातावरण निर्मित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अब इसे एक मिशन के रूप में क्रियान्वित करने का संकल्प है। इस दिशा में प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक जन चेतना के माध्यम से भी महिला अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है। निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। इसकी वार्षिक थीम का विषय है लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए व व्यवहार को बढ़ावा देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। बच्चों का घर से लापता होना एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारी सरकार ऐसे लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि माफियाओं से प्रदेश को मुक्त कराकर शांति व सुचिता का वातावरण बनाया जाए। इस हेतु प्रदेश में माफिया तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। भू माफियाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से किए गए कब्जे की लगभग 3,300 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है, जिसका अनुमानित मूल्य रुपये 8,800 करोड़ से अधिक है। यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। हम प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को कानूनी एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में लगभग 4,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करना लक्षित है। प्रदेश की जनता को आपातकालीन पुलिस सहायता तुरंत मिले, इस हेतु डायल 100 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। डायल 100 कॉल सेंटर में कॉलर्स की लोकेशन बेस्ड सिस्टम स्थापित किया गया है। समस्त डायल 100 वाहनों से संपर्क हेतु रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की स्थापना की गई है। नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता पहुंचाने, उनकी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, राजमार्गों पर दुर्घटना प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता देने के उद्देश्य से डायल 100 तथा सीसीटीवी सर्विलेंस व्यवस्था को और प्रभावी किया जाएगा। अपराध एवं अपराधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए उपलब्ध तकनीकों,
CCTNS एवं CCTV तथा डायल शो को एकीकृत किया जाएगा। अपराध नियंत्रण में फेस रिकग्निशन तथा व्हीकल डिटेक्शन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर 112 निश्चित किया गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का नंबर 108 एवं पुलिस आपातकालीन सेवा का डायल 100 का 112 से इंटीग्रेशन किया गया है। अग्निशमन सेवाओं का 112 से इंटीग्रेशन कार्य प्रक्रियाशील है। अधोसंरचना कार्यों के अंतर्गत 34 शहरी थाने, 220 अर्ध शहरी एवं ग्रामीण थाने एवं 199 नवीन पुलिस चौकियों के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के उपचार संबंधी मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रुपये 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पुलिस कर्मियों को उपयुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से 25,000 आवास गृहों का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। हमारी सरकार राशन कार्डधारियों को सहजता से राशन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में हमने प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी पात्र हितग्राही प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही वह मध्य प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार देश के 30 अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत पात्र परिवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था है। इससे कई वृद्धजन एवं निशक्त जन को कठिनाई हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। वर्तमान में लगभग 3 लाख परिवार प्रतिमाह इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को अपनी राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु अधिक दूरी तय न करना पड़े, इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उचित मूल्य की दुकान खोली जाना लक्षित है। नवीन दुकान आवंटन में 1/3 दुकानें महिला संस्थाओं को देने का प्रावधान है। प्रदेश की जनता को सुगमता तथा समय से न्याय मिल सके, इस हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण तथा लीगल क्लिनिक के माध्यम से प्रदेश के गरीब एवं असहाय नागरिकों को न्यायालयीन प्रकरणों में निःशुल्क एवं उपयुक्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। वाणिज्य करों के लंबित विवादों से व्यवसायियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बकाया समाधान योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत माह जनवरी 2021 तक कुल 22,517 आवेदन प्राप्त हुए एवं रुपये 146 करोड़ 52 लाख की कर राशि जमा कर पात्र प्रकरणों में राहत दी गई। डीजल पेट्रोल के अनेक व्यवसायियों द्वारा GST के तहत पंजीयन करा लिया गया था, परंतु भूलवश वेट अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं कराया, जिसके कारण दोहरे करारोपण की स्थिति निर्मित हुई। वेट अधिनियम में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया कि उपभोक्ताओं पर दोहरा करारोपण न हो। प्रदेश में पूर्व से प्रचलित भामाशाह योजना को GST व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नए स्वरूप में लाया जाकर राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति के नामांतरण सुगमता से हो, इसलिए संपदा सॉफ्टवेयर द्वारा नगरीय क्षेत्रों की संपत्ति के पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की जानकारी प्रतिदिन नगरीय निकायों से ऑनलाइन साझा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि के पंजीयन की जानकारी पूर्व से ही राजस्व विभाग के पोर्टल से साझा कर नामांतरण की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के किसानों एवं अन्य खाता धारकों के लिए कुशल भू अभिलेख प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु राजस्व प्रशासन में क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। समय सीमा तथा सुगमता से कार्य करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भूमि का ऑनलाइन डायवर्शन, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि को बंधक रखे जाने की कार्रवाई, भू अभिलेख की नकल, किसान ऐप के माध्यम से स्वयं किसानों द्वारा अपनी फसलों की प्रविष्टि तथा भू अर्जन की कार्रवाई का ऑनलाइन संपादन आदि कार्य प्रारंभ किए गए हैं।
सीमांकन प्रक्रिया को सरल एवं त्रुटिहीन करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में कंटिन्यूअस ऑपरेटिव रेफरेंस स्टेशन कोर्स नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। लगभग 3 करोड़ 5 लाख भू अभिलेखों को डिजिटाइज कर ऑनलाइन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगभग 15 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का कार्य प्रगतिरत है। हमारी सरकार सदैव कर्मचारी हितैषी रही है। शासकीय सेवकों को उनके संपूर्ण सेवा काल में 3 उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने के निश्चित अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की गई है। हमारी सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए 7वां वेतनमान लागू किया था। इस वेतनमान से संबंधित एरियर्स की तृतीय व अंतिम किस्त के भुगतान के लिए नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एरियर्स की 25% राशि जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया था कि शेष 75% राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाएगा। इस संबंध में आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं द्वारा एवं राज्य शासन द्वारा अभिदाताओं के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 10% इस प्रकार कुल 20% राशि की सरकार ने 3% अभिदाताओं के पेंशन योजना के खाते में जमा की जा रही है। भारत शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए नियुक्त अंशदान को बढ़ाकर 14% किया गया। राज्य सरकार अपने नियुक्त अंशदान की वृद्धि के संबंध में शीघ्र निर्णय लेगी। पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 1,37,169 करोड़ तथा राजस्व व्यय 1,58,545 करोड़ अनुमानित है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्षों की तुलना में भारी गिरावट देखी गई है, जिस कारण से राजस्व आधिक्य रखा जाना संभव नहीं है। राजस्व घाटे का पुनरीक्षण अनुमान 21,376 करोड़ अनुमानित है, जो कि जीएसडीपी का 2.25% होगा। राजस्व घाटा होने के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम की अपेक्षानुसार मैं एक वक्तव्य सदन के समक्ष पृथक से प्रस्तुत करूंगा। वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त ऋण लेने की सीमा स्वीकृत की गई है, जिसमें प्रदेश शासन को राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% के ऊपर विशेष केंद्रीय सहायता के 1,320 करोड़ सहित कुल अतिरिक्त ऋण सीमा 19,353 करोड़ स्वीकृत की गई है। उपरोक्त सीमा के अतिरिक्त जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए शेष प्राप्ति में कमी होने को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने क्षतिपूर्ति अनुदान के एवज में 4,542 करोड़ की अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करने की सहमति दी है। इस अतिरिक्त ऋण के मूल एवं ब्याज का पुनर्भुगतान भविष्य के उपकर संग्रहण की प्राप्त होने वाली राशियों में मंत्री जी ये भी बता दें, प्रदेश की जनता पे 2 लाख करोड़ का कर्जा कब तक कर दोगे? परिणामतः राज्य के संसाधनों पर भार नहीं होगा। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान 52,266 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.51% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग का हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के अंतर्गत राज्यों में बंटने वाले केंद्रीय करों में से मध्य प्रदेश के लिए 7.548% की हिस्सेदारी तय की गई थी। मध्य प्रदेश द्वारा 15वें वित्त आयोग को इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए अपने मूल ज्ञापन तथा अतिरिक्त ज्ञापन में ठोस तर्क प्रस्तुत किए थे। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए हमारी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.85% निर्धारित की गई है। इस बढ़ोतरी से वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों की लगभग 2,000 करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 1,64,677 करोड़ है।
राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां 64,914 करोड़ तथा केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 52,247 करोड़ अनुमानित है। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 11,742 करोड़ तथा केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां 35,774 करोड़ अनुमानित है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व में लगभग 5.05% की कमी होना संभावित है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 33% अधिक होने का अनुमान है। इस बजट में कोई नवीन कर अधोरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2021-22 के लिए कुल विनियोग की राशि जरा बैट कम कर दीजिए, डीजल पेट्रोल पे 2,41,375 करोड़। कुछ भी नहीं है। आपने अभी 3500 वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र से लेना था, उसका तो बताया नहीं। 3500 कुल विनियोग की राशि 45,000 करोड़ फिर कर्ज लिया आप। 2,41,375 करोड़ और 25 रुपए कर रसोई राजस्व व्यय अंतर्गत 1,72,971 करोड़ की क्या हालत है गैस तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 44,152 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान 1,12,521 करोड़ है। विभागवार बजट अनुमान खंड 1 में उपलब्ध है। शुद्ध लेन देन वर्ष 2021-22 की कुल प्राप्तियां 2,15,954 करोड़ तथा कुल व्यय 2,17,123 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन देन 1,169 करोड़ ऋणात्मक है एवं अंतिम शेष 5,465 करोड़ का अनुमान है। हमारी सरकार में राजकोषीय स्थिति जीडीपी की वृद्धि हुई थी। आपने घाटा एक साल में 31,000 करोड़ का राजकोषीय स्थिति इतिहास में 45,000 करोड़ 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जीडीपी हमने साल भर में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 9.37% कम हुई। वर्ष 2021-22 में इतिहास में पहली बार आया जीतू भाई। राजकोषीय घाटे की कोविड में इतिहास में पहली बार का बजट लाए हो। 4% प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में का प्रयास कर रहे हैं। अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी सुधार निर्धारित किए जाएंगे उसे हम पूरा कर यह अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपरोक्त को ध्यान में रखकर बजट अनुमान तैयार किया गया है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% अनुमानित है। इस वर्ष 8,293 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। इस संबंध में एफआरबीएम अधिनियम की अपेक्षा अनुसार मैं सदन के समक्ष पृथक से वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा। हमारे बजट प्रस्ताव में हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन को मूर्त रूप देने हेतु आवश्यक प्रावधान किए हैं। साथ ही सभी जनहितैषी व विकासोन्मुखी योजनाओं को निरंतर रखने के लिए आवश्यक प्रावधान रखे हैं। मुझे यह स्वीकार करने में भी कतई संकोच नहीं है कि प्रदेश के विकास व समृद्धि के लिए बहुत कुछ करना शेष है। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हम निरंतर सकारात्मक रहते हुए अपना श्रेष्ठ देते रहे।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस पुनीत कार्य के लिए जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है, उस कार्य को हम सभी ईमानदारी व निष्ठा से पूर्ण करेंगे। बजट कह रहा है, नित्य हूं, निरंतर हूं, निराकार में साकार हूं, धर्म हूं, कर्म हूं, विकास का आधार हूं, जीवन उमंग का तान हूं, सर्वहारा का ध्यान हूं, शक्तिपति शक्तिमान हूं, सपनों का संसार हूं, युक्त नियोजन का विचार हूं, राजकोष की पहचान हूं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में महोदय, 20,000 करोड़ आपने जीडीपी की राशि कम कर दी है। महोदय, व्यक्ति आपने 4,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय आपने कम कर दी है। महोदय, आप हमारी सरकार की तुलना में कहीं भी नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। महोदय, यह बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धरोहर है, जो कि हमें हमारे दायित्वों का निरंतर बोध कराता रहेगा। यह बजट प्रदेश में खुशनुमा माहौल दे, खुशी दे, स्फूर्ति दे, स्वस्थ मन व तन दे, उर्वर ऊर्जा दे। इसी मंगल कामना के साथ प्रदेश की जनता को समर्पित है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2021-22 के आय व्यय के उपस्थापन के साथ साथ मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथा अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2021-22 सदन के समक्ष रखता हूं। मैं आय व्यय और सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 20 से 21 नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित मांगों व प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 2 मार्च 2021 को सायंकाल 5 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती हैं। विधानसभा की कार्यवाही सदन की सर्वसहमत से गुरुवार दिनांक 4 मार्च 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित।